लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू एसिटाइल कोए, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है ये माइटोकॉन्ड्रियल एरोबिक प्रोसेस है, जिसमें फैटी एसिड टूटता है एसिटाइल कोए की इकाइयों में। फैटी एसिड्स इस पाथवे में कोएंजाइम ए के साथ में मूव करते हुए NAD और FAD दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के साथ में इस अभिक्रिया को पूरा करते हैं। फैटी एसिड्स इससे पहले कि बीटा ऑक्सीडेशन प्रारंभ करें, उनका एक्टिवेशन अनिवार्य है और उस एक्टिवेशन में 2 ATP का यूटिलाइजेशन होता है और ये जो प्रक्रिया है ये पूरी होती है कोएंजाइम ए और एसाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर यानी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स या एसाइल कोए जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्निटीन शटल को यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कार्निटीन शटल हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से एसाइल कार्निटीन बनता है और वो एसाइल कार्निटीन फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में से पुनः रिलीज करके और साइटोसोल में आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिसमें 2 कार्बन एटम एट अ टाइम रिमूव होते हैं, यानी एक बार जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो 2 कार्बन एटम्स रिमूव होते हैं और वो जो 2 कार्बन एटम्स हैं वो रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए और जो कंपाउंड हमारा मेन होता है फैटी एसिड वो होता है एसाइल कोए। ये जो 2 कार्बन्स रिमूव हो रहे हैं दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिल टर्मिनल। बीटा ऑक्सीडेशन हमने इसीलिए पढ़ा था कि बॉन्ड बिटवीन बीटा एंड गामा कार्बन, तो बीटा के पास वाला जो बॉन्ड है वो टूटता है यानी सेकेंड कार्बन का बॉन्ड टूटता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम बीटा ऑक्सीडेशन है और ये प्रोसेस ऊर्जा उत्पन्न करता है फैट्स को यूज करते हुए। फैटी एसिड्स का एक कंपलसरी स्टेप है उनका एक्टिवेशन, जब तक कि वो एक्टिव इंटरमीडिएट हों जो कि कैटाबोलाइज किए जा सकें, यानी एज सच फैटी एसिड्स प्रारंभ नहीं कर सकते हैं बीटा ऑक्सीडेशन जब तक कि वो एक एक्टिव इंटरमीडिएट में कन्वर्ट ना हो। यही एकमात्र एक स्टेप है जहां पर फैटी एसिड के अंदर ATP की रिक्वायरमेंट होती है। हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ा है, ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ा है, वहां पर ग्लूकोज फ्रक्टोज सब फॉस्फोराइलेट होते हैं, ATP को यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में फैटी एसिड्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करें उससे पहले जो उनका एक्टिवेशन होता है, उनका एसाइल कोए का जो फॉर्म बनता है, सिर्फ वही एक स्टेप है जहां पर ATP का यूज होता है, यानी कि जो ATP कंज्यूम होता है। शेष जितनी भी स्टेप्स हैं वहां पर ATP रिलीज होगा या प्रोड्यूस होगा। अब ये रिएक्शन जो संपन्न होती है तो इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड कोएंजाइम ए, ये दो तो इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक हुए और एंजाइम जो काम करेगा इस अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए दैट इज एसाइल को ए सिंथेटेज या थायोकाइनेज, जो कैटेलाइज करता है फैटी एसिड के कन्वर्जन को इनटू एन एक्टिव फैटी एसिड। तो एक्टिव फैटी एसिड क्या हो गया, एसाइल को ए, जिसके साथ कोएंजाइम ए जुड़ गया और जो यूज करता है हाई एनर्जी फॉस्फेट विद फॉर्मेशन ऑफ AMP एंड PPI। ये जो PPI बनता है ATP के टूटने से ये हाइड्रोलाइज होता है बाय इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज with the loss of further high energy phosphate, कि एक और हाई एनर्जी फॉस्फेट का इसमें से लॉस होता है जिससे कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो, पूरा प्रोसीड करे आगे की तरफ। एसाइल कोए सिंथेटेजेस जो हैं वो एंजाइम्स पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, परऑक्सीसोम्स में एंड इनसाइड एंड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बीटा ऑक्सीडेशन का चार्ट अगर हम देखें, ये रिएक्शंस अगर हम देखें तो फर्स्ट रिएक्शन जो कि एक्टिवेशन है ये प्रारंभ होती है आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि C साइड पर या साइटोसोलिक साइड पर। सबसे पहले जो फैटी एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन होना है, फैटी एसिड्स हमने अलग अलग तरह के पढ़े हैं कि वो मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, किस किस तरह के या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। उनमें एक
कार्बोक्सिल टर्मिनल है और बाकी हाइड्रोकार्बन की टेल है। तो ये हेड पोर्शन हुआ, और टेल में कितने डबल बॉन्ड हैं या नहीं है उसी आधार पर हम उनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के रूप में क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो आर ग्रुप है ये डिफर कर सकता है, और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कितने एटीपी बनेंगे वो भी अलग अलग होंगे। हर एक फैटी एसिड के लिए हम समान एटीपी की गणना नहीं कर सकते। तो यहाँ जैसे अगर हम देख रहे हैं कि ये फैटी एसिड हमने लिया जिसमें आर ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का, ये फैटी एसिड कोएंजाइम ए और एटीपी की प्रेजेंस में अभिक्रिया कर रहा है। इस अभिक्रिया को कराने वाला जो एंजाइम है वो है एसाइल कोए सिंथेटेज। इस फैटी एसिड को एटीपी की ऊर्जा से और इस एंजाइम के प्रेजेंस में कोएंजाइम ए के साथ जोड़ा जाता है, और कंपाउंड जो बनता है हमारा एसाइल कोए, जिसको हम एक्टिवेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब ये जो एसाइल कोए है, जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, इट कैन क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को भी ये एज सच क्रॉस नहीं कर सकता है, उसके लिए इसको कार्निटीन ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है। तो कार्निटीन ट्रांसपोर्टर या कार्निटीन शटल इस एसाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंचाता है। दो एंजाइम हमने देखे थे इस ट्रांसपोर्ट में, CPT1 एंड CPT2, और एक था ट्रांसलोकेज एंजाइम। तो ये CPT1 और 2 एंजाइम्स जो इन अभिक्रिया की फर्स्ट और थर्ड को संपन्न करते हैं, और ट्रांसलोकेज जो आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन में इसको आउटर मेम्ब्रेन से उसको मैट्रिक्स की तरफ अंदर भेजता है। एसाइल कोए जो कंपाउंड अब आया है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इसमें अभिक्रिया अब प्रारंभ होती है बीटा ऑक्सीडेशन की। ये ध्यान देने की बात है कि हमेशा जो ब्रेकडाउन होगा 2 कार्बन का, वो सेकंड और थर्ड कार्बन के पास वाला होगा, बीटा कार्बन से ये प्रोसीड करेगा। स्टेप्स इसकी रिपीटेटिव होती हैं कि यहाँ जैसे हम नंबर 2, 3, 4 एंड 5 स्टेप्स देख रहे हैं। फर्स्ट हमने एक्टिवेशन को दिया है नंबर, ये 4 स्टेप्स कंटिन्यूअसली रिपीट होती हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन अ फैटी एसिड हैज। यानी अगर फैटी एसिड 16 कार्बन का है तो 7 बार ये चक्र पूरा होगा, और 8वीं बार में हमारे पास 2 एसिटाइल कोए बन जाएंगे। अगर ये 18 का है तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर ये 14 का है तो ये स्टेप्स उतने ही टाइम पर कि लास्ट में सिर्फ एसिटाइल कोए बचे। ऑड नंबर के जो फैटी एसिड होंगे जैसे 17 है, 19 है, उसमें एक एसिटाइल और एक ब्यूटाइल कोए वहां पर बचेगा। एसाइल कोए जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस ट्रांसपोर्टेशन के बाद ही इमीडिएटली उस पर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम अभिक्रिया करता है, एसाइल कोए डीहाइड्रोजनेज। यहाँ पर जो डीहाइड्रोजनेशन होता है वो अनसैचुरेशन देता है, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है FAD। तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको पूरा कर रहा है FAD, वो स्वयं रिड्यूस हो रहा है इनटू FADH2। ये FADH2 फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन में जाके और ATP का निर्माण करेगा। हमारा जो कंपाउंड इस रिएक्शन के बाद बन रहा है दैट इज डेल्टा 2 ट्रांस इनॉइल को A। तो यहाँ डेल्टा 2 सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डेल्टा 2 ट्रांस इनॉइल को A बना। फिर जो थर्ड स्टेप में उसमें हाइड्रेशन होता है कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है, ये एंजाइम हाइड्रेटेज की प्रेजेंस में होता है। जो आपका कंपाउंड है जैसे इनॉइल को A है तो एंजाइम हो गया इनॉइल को A हाइड्रेटेज। यहाँ एसाइल को A था तो एसाइल को A डिहाइड्रोजनेज। ये हाइड्रेशन हुआ, और हाइड्रेशन से वहां पर थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है, और सेकेंड कार्बन पे फिर से एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो वो जो अनसैचुरेशन था वो यहाँ नहीं होगा, और कंपाउंड हो जाएगा L हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया है वो इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में। अगेन डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन होगी,
जो हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम करेगा, और अब की बार जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको एक्सेप्ट करने वाला NAD होगा। NAD इसको ऑक्सीडाइज करके और स्वयं रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH प्लस H, और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फिर से वहां पर ऑक्सीडाइज होके और NAD के रूप में इस रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगा। इस डिहाइड्रोजनेशन के बाद में जो कंपाउंड बनता है वो हाइड्रोक्सी से कीटो एसाइल बन जाता है। कि जो सेकेंड और थर्ड कार्बन में चेंजेस आए थे, तो थर्ड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो अब कीटो में चेंज हो जाता है। तो जो कंपाउंड है दैट इज 3 कीटो एसाइल को ए। ये कीटो एसाइल ग्रुप का जो अब एसिटाइल ग्रुप है, यानी 2 कार्बन, एक तो कार्बोक्सिल एंड वाला कार्बन और एक सेकेंड कार्बन जो CH2 है, ये कीटो एसाइल पर अब थायोलेज एंजाइम काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम A, और इसमें से इस कीटो एसाइल को ए में से एसिटाइल को ए को अलग कर देता है। एसिटाइल कोए 2 कार्बन का कंपाउंड है, यानी ये एक बार जब ये रिएक्शन पूरी हुई तो जो एसाइल कोए था वो 2 कार्बन छोटा हो गया। ये एसिटाइल कोए जितने भी बनते जाएंगे वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाकर और ATP का निर्माण करेंगे। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए हमने इसीलिए बोला था कि ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड मेटाबॉलिज्म को लिंक करने वाली साइकिल है। तो एसिटाइल कोए वहां पायरुविक एसिड से आ रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन से जो एसिटाइल कोए है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा फॉर ATP प्रोडक्शन। अब जो 2 कार्बन कम एसाइल कोए बचा है वो फिर से इन रिएक्शंस में वापस प्रोसीड करेगा जब तक कि उसके पास लास्ट एसिटाइल कोए बचे। ये बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो ओवरऑल 4 रिएक्शंस में ये संपन्न होती है जो रिपीट होती रहती हैं जब तक कि वो कार्बन के जो कंपाउंड है एसाइल कोए वो ब्रेक होता रहे ultimately into acetyl CoA. First step is the activation of fatty acid for entering into mitochondria. इस साइकिल में अगर हम चाहें तो उसमें और भी देख सकते हैं अच्छे से फैटी एसाइल कोए। ये फैटी एसाइल कोए को FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ FAD ने एक्सेप्ट किए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है जिसको हम डेल्टा 2 ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोए कंपाउंड बनता है। इसका हाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है। एंजाइम इज हाइड्रेटेज। तो हाइड्रेटेज एंजाइम ने जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो जो डबल बॉन्ड वाला अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच में मध्य में बॉन्ड था वहां पर सैचुरेशन दूर होके और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होते ही ये कंपाउंड हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बनता है। अगेन डिहाइड्रोजनेशन होता है। एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो NAD है, तो NADH हुआ। कीटो ग्रुप यहाँ पर बन रहा है, तो कीटो एसाइल कोएंजाइम A। ये थायोलेज एंजाइम कोएंजाइम A की प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है और इसको अलग करता है एसिटाइल कोए को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एसाइल कोए से। कोएंजाइम A एक तो इसमें अटैच था, एक कोएंजाइम A रिएक्शन में यूज किया जाता है। तो एसिटाइल कोए जब सेपरेट हुआ उसके बाद भी हमें फिर से फैटी एसाइल कोए विच इज शॉर्ट बाय 2 कार्बन्स वो हमें मिलता है। एंड देन दिस साइकिल गोज ऑन अगेन एंड अगेन जब तक कि ये पूरा अपघटित नहीं हो जाए इनटू एसिटाइल कोए। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो कि रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं द बीटा कार्बन ऑफ अ फैटी एसाइल कोए। तो फैटी एसाइल कोए का बीटा कार्बन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये एक 4 सीक्वेंशियल स्टेप्स की रिएक्शन है। हमने देखी कि चारों रिएक्शन क्रमबद्ध है और जो फर्स्ट 3 रिएक्शन हैं वो TCA साइकिल में सक्सिनेट और ऑक्जेलो एसीटेट के बीच में जो अभिक्रियाएं होती हैं लगभग उसी के समान होती हैं। ये स्टेप रिपीट होती हैं जब तक कि जो कार्बन है वो इवन चेन फैटी एसिड के जैसे 8, 12, 14, 16, 18 यानी इवन चेन फैटी एसाइल कोए कन्वर्ट हो जाए टू एसिटाइल कोए।
फर्स्ट स्टेप में FAD हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन में, और फैटी एसाइल को ए से एक्सेप्ट करके जैसे ही वो नेक्स्ट रिएक्शन पे जाता है तो वो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन अल्फा और बीटा कार्बन में, और इनॉइल कोए वहां पर बनता है। FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और वहां पर ATP जनरेट करेगा। इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज, और इसके मल्टीपल वेरिएंट्स इस एंजाइम के कोशिका में अवेलेबल होते हैं। H2O जो ऐड होगा हाइड्रेशन वाली रिएक्शन होगी, जिससे कि उस डबल बॉन्ड की वहां वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देगा और हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बनेगा। एंजाइम क्योंकि हाइड्रेशन हो रहा है तो इनॉइल कोए हाइड्रेटेज। फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल जो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करा, उसके बाद फिर से एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है विद द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय NAD, और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कीटो फॉर्म, तो बीटा कीटो एसाइल कोए वहां पर प्रोड्यूस होता है। ये NADH जो प्रोड्यूस हुआ है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और वहां पर ATP जनरेट करेगा। एंजाइम जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवा रहा है दैट इज L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। ये स्पेसिफिक है L आइसोमर के लिए, कि जो भी कंपाउंड बन रहा है तो विच इज L फॉर्म के लिए है तो L आइसोमर के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। अब बॉन्ड जो अल्फा बीटा कार्बन्स के हैं वो क्लीव होते हैं बाय थायोलेज एंजाइम, और इसके लिए को एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इस को एंजाइम ए के साथ में जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है। दो कार्बन जो कि कार्बोक्सिल एंड पे होते हैं ओरिजिनल फैटी एसाइल कोए के, और रिमेनिंग कार्बन जो फैटी एसाइल कोए के है वो दो कार्बन शॉर्ट हो जाते हैं। एंजाइम हमारा कीटोथायोलेज, कि क्योंकि यहाँ कीटो एसाइल को ए था तो उसका एंजाइम कीटोथायोलेज। अब जो फैटी एसिड शॉर्ट हो रहा है दो दो कार्बन से, ये शॉर्टेंड फैटी एसाइल को ए चारों स्टेप को रिपीट करता रहता है, और रिपीटेशन तब तक चलता है जब तक कि सारे कार्बन जो फैटी एसिड के हैं वो कन्वर्ट हो जाएं टू एसिटाइल कोए। एनर्जी यील्ड अगर हम देखें कि इसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है इवन चेन के फैटी एसिड्स के अंदर, तो अगर हम एक 16 कार्बन के पामिटेट को देखें कि पामिटॉइल को एंजाइम ए अगर हम देखें कि वो रिएक्शन कर रहा है बीटा ऑक्सीडेशन में तो कितने ATPs जनरेट करेगा, कि फर्स्ट जो 4 रिपीटेशन है कार्बन 4 कार्बन फैटी एसाइल कोए वो क्लीव होता है टू 2 एसिटाइल कोएज में। जब एक पामिटेट का ऑक्सीडेशन होता है, पामिटिक एसिड एक्टिवेट किया गया माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, तो उसने पामिटॉइल को ए, ये एसाइल को ए जो हम बोल रहे हैं, तो पामिटॉइल को ए का निर्माण हुआ। ये क्योंकि 16 कार्बन का है यानी 7 बार वो विक्रियाएं करेगा जो 4 स्टेप्स हमने देखे हैं, और आखिरी बार में तो उसके पास ऑलरेडी 2 एसिटाइल कोए बचेंगे, जो ब्यूटराइल कोए होगा वो 2 एसिटाइल कोएज में टूट जाएगा, तो फिर 8th रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो 7 रिपीटेशंस अगर कर रहा है यानी कि 7 बार FADH2 बन रहा है, 7 बार NADH बन रहा है, और 8 एसिटाइल कोए वहां पर बन रहे हैं। तो एक FADH2 का अगर हम देखें कि वो जनरेट करता है 1.5 ATP, तो 7 इंटू 1.5 अगर हम करते हैं तो इट कम्स टू 10.5 ATP। अगर आप 2 ATP से कैलकुलेट करना चाहते हो FADH2 को, तो यहाँ पर आपके 7 इंटू 2 हो जाएगा 14। 1.5 ATP से हम कर रहे हैं तो इट इज 10.5। फिर 7 जो NADH जनरेट हुए हैं और उसको हम 2.5 से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 7 इंटू 2.5 ये इक्वल होते हैं टू 17.5। अगर यहाँ पर हम 3 से कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएंगे 21। आप FADH2 और NADH को कितने ATP पर
FADH या NADH कैलकुलेट कर रहे हो, उसी से ये जो इतनी एनर्जेटिक्स हैं वो चेंज होंगी। अगर आप 1.5 से करेंगे तो ये इस तरह से आएगा FAD के लिए, और 2.5 फॉर NAD, तब ये टोटल हमें मिलेगा। अगर आप FAD को 2 करके करते हैं एंड NAD को 3 करके करते हैं तो ये एनर्जी यील्ड जो यहाँ पर लास्ट में आएगी वो और बढ़ जाएगी। तो 7 FADH2 से 1.5 ATP, 7 NADH से 2.5, टोटल 10.5 एंड 17.5। फिर जो 8 एसिटाइल कोए बने हैं वो TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल में जाएंगे, और हर एक एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में यहाँ पर 10 ATP बनाएगा। 10 ATP यहाँ पर टोटल हुए 8 बार अगर गया तो वो 80 ATP प्रोड्यूस करेगा। तो एक पामेटॉल के जब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन होता है अगर पामेटॉल कोए का टू CO2 एंड H2O, यानी क्रेब साइकिल में वो पूरा CO2 H2O में कन्वर्ट हो जाता है, तो अ टोटल ऑफ अबाउट 108 ATP आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ आपके 10 एंड 17 27, और ये 0.5 आप जोड़ लेंगे तो 28 एंड 80, तो ये 108 हो जाते हैं। 108 ATP यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन नेट अगर हम देखें कि नेट ATP प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं जो कि कोशिका में एंटर होंगे, दैट इज 106, क्योंकि 2 ATP जो प्रोसेस है एक्टिवेशन का, फर्स्ट जो इनिशियल रिएक्शन है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की, इट रिक्वायर्स इक्विवेलेंट ऑफ 2 ATP बिफोर इट कैन बी ऑक्सीडाइज। तो जो 108 ATP बीटा ऑक्सीडेशन में प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से हम 2 ATP अगर माइनस करते हैं तो 106 ATP पामेटॉइल को एंजाइम A के ऑक्सीडेशन से मिलते हैं। ऑक्सीडेशन जो दूसरे फैटी एसिड्स का होगा वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ ATP यहाँ पर रिलीज करेगा। जैसे हमने क्रेब साइकिल में देखा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ATP है, इस केस में जैसे फैटी एसिड में कार्बन नंबर अलग अलग होगा, यहाँ हमने 16 कार्बन का देखा है, आप अगर 18 का करेंगे, 20 का करेंगे, 22 का करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली जितने एसिटाइल कोए बनते हैं और जितने सर्कल्स वो या रिपीटिशन होते हैं उस रिएक्शन के सेकंड से फिफ्थ के, उसी के अकॉर्डिंग FAD, NAD एंड एसिटाइल कोए का नंबर बढ़ेगा या घटेगा, और उसी से फिर एनर्जेटिक्स कैलकुलेट की जाएंगी। तो यहाँ हमने 1.5 और 2.5 की वैल्यू लेकर कैलकुलेट किया है। तो 108 ATP में से -2 करने के बाद 106 ATP are produced in a beta oxidation of even chain fatty acid palmitoyl CoA. Thank you.